जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th नई क्वेश्चन बैंक की यूनिट 10 भुगतान संतुलन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यूनिट 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं आपको 4 मार्क्स के आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय विदेशी विनिमय दर किसी देश की मुद्रा की कीमत व्यक्त करती है अन्य देश की मुद्रा के रूप में। दिस इज़ द राइट आंसर। देखिए, जैसे मान लीजिए कि विदेशी विनिमय दर आपकी रुपये और डॉलर की है, यानी आपके $1 जो है वो कितने के बराबर है, 70 रुपीज़ के बराबर है। तो विदेशी विनिमय दर क्या होगी, 70:1, यानी विदेशी विनिमय दर में आपने क्या किया, किसी देश की मुद्रा की कीमत, ये अमेरिका है, इसकी मुद्रा की कीमत व्यक्त की अन्य देश की मुद्रा, अन्य यानी आपके देश की मुद्रा के रूप में। तो विदेशी विनिमय दर क्या करती है, एक देश की मुद्रा की कीमत अन्य देश की मुद्रा के रूप में व्यक्त करती है। वस्तु सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को कहा जाता है स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में विनिमय दर जो होती है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। भुगतान संतुलन में शामिल है। भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। दृश्य यानी जैसे वस्तुओं का आयात और निर्यात, अदृश्य यानी सेवाओं का आयात निर्यात। तो भुगतान संतुलन में दोनों ही शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है चालू खाते की मद है। तो जो चालू खाता होता है उसमें ब्याज एवं लाभांश जो है वो चालू खाते की मद है। फिर नई व्यापार नीति की घोषणा कब की गई, तो 1991 में नई व्यापार नीति की घोषणा की गई। फिर रिक्त स्थान है। भुगतान संतुलन की में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। फिर है व्यापार का उद्देश्य। देखिए, आप कोई भी काम करेंगे तो क्यों करेंगे, लाभ के लिए। तो व्यापार भी किसके लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य से घटा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि आप अपने देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर दूसरे मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में कम कर दें। जैसे मान लीजिए कि $1 जो है उसके बदले में आपको 70 रुपये देने पड़ते हैं। तो अवमूल्यन में आप क्या करेंगे कि $1 के बदले में 100 रुपये जानबूझकर ही आप मुद्रा का मूल्य क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन। फिर किस व्यापार में विभिन्न देशों के संकट के समय सहायक होता है, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार। आपको जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो संकट के समय काम आता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई संकट किसी देश पर दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है तो उसे जिन वस्तुओं की आवश्यकता है विदेशी मुद्रा के द्वारा या विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वहाँ प्राप्त कर सकता है। फिर विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता द्वारा, मतलब किस विनिमय दर प्रणाली में मौद्रिक जो सरकार होती है वो सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो होती है, तृतीय विनिमय दर प्रणाली या लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। फिर है निम्नलिखित सत्य बताइए। भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। तो ये क्या है, सही कथन है, क्योंकि भुगतान संतुलन से हमें पता चलता है कि देश कितना विकास करेगा। फिर है व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात और आयात को बताता है। सेवाओं को नहीं बल्कि वस्तुओं के आयात निर्यात को बताता है। तो ये क्या है, असत्य कथन है। नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 में हुई, यह सही कथन है।
व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता है, यह असत्य है, क्योंकि भुगतान संतुलन संतुलित रहता है, ना कि व्यापार संतुलन। फिर है भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, तो यह कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। फिर सही जोड़ी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो आंतरिक व्यापार होता है तो वह एक देश की सीमा के अंदर होता है। इसके बाद है भुगतान संतुलन सदैव होता है, कैसा होता है? संतुलन में होता है। फिर है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या होता है? एक से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है। अवमूल्यन में क्या किया जाता है? देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में कम किया जाता है। चालू खाते की मद क्या है? तो आयात निर्यात जो है, वस्तुओं का आयात निर्यात चालू खाते की मद है। ये 5वां है और ये 4था है। तो आप ऐसे निशान लगाकर उनको लिख सकते हैं। सो थैंक यू।